हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यानी अभिकरण की संविदा को। ये भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम में विशेष संविदा यानी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक एजेंट को किसी कार्य या किसी गतिविधि के लिए अपॉइंट या नियुक्त किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक मालिक, एक प्रिंसिपल होता है और एजेंट जो होता है वो उस मालिक के रिलेशनशिप के बारे में ही इसमें बताया गया है कि एक मालिक होता है और एक एजेंट होता है। तो दोनों ही प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के जो रिलेशनशिप होते हैं और उस रिलेशनशिप को करने के लिए वो आगे जो भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति हर समय हर जगह तो क्योंकि मौजूद नहीं रह सकता। अब वो क्योंकि हर जगह पर मौजूद नहीं रह जा सकता, इसी के लिए वो एक ऐसा व्यक्ति अपने लिए अपॉइंट कर लेता है जो उसके कंट्रोल में भी रहता है और उसको रिप्रेजेंट करता है दूसरे पार्टी के सामने। उसे ही हम एजेंट कहते हैं। तो जब हम मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ए है, अब ए को अपना कोई कार्य कराना है, कोई एक्ट कराना है, तो ए क्या करता है, बी को अपॉइंट कर लेता है किसी काम के लिए। अब यहाँ पे जो बी है जिसको ए ने अपॉइंट किया है वो तो हो गया एजेंट और जो ए है वो हो गया उसका मालिक। तो दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मालिक और एजेंट का, यही कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जिस व्यक्ति को एजेंट नियुक्त किया जाता है वो अपने मालिक को रिप्रेजेंट करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है कि कैसे वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन यानी संविदात्मक संबंध बनाने के लिए अपने मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम अभिकरण की संविदा की बात करें कि एजेंसी होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी संविदा है जिसमें मालिक यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है जो उसका थर्ड पार्टी के साथ, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन यानी संविदात्मक संबंध स्थापित कर सके। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एजेंट। सबसे पहले एजेंट को समझेंगे। तो सेक्शन 182 यानी कि धारा 182 भारतीय संविदा अधिनियम की मालिक और अभिकर्ता के बारे में हमें बताती है। इसमें बताया गया है कि जो अभिकर्ता है, जो एजेंट है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे की तरफ से काम करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये जो अभिकर्ता होता है, ये जो एजेंट होता है, केवल उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें मालिक की तरफ से संविदा करने के लिए और उसकी शर्तों को बदलने या समाप्त करने की पावर होती है। तो एक व्यक्ति अगर ए है और उसने बी को अपॉइंट किया है और बी किसी थर्ड पार्टी यानी कि सी के सामने ए को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ए बी हुआ एजेंट, ए हुआ कौन, जो प्रिंसिपल हो गया, जो मालिक हो गया जिसने बी को अपॉइंट किया है, और सी हो गया थर्ड पार्टी। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा ए और बी के बीच में, वही कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस भी देखेंगे, मालिक को भी समझेंगे, पहले केस देख लेते हैं। कृष्णा वर्सेस गणपति 1955 का केस था। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि हर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए काम करता है उसको आप एजेंट नहीं कह सकते। मतलब हर व्यक्ति को आप एजेंट नहीं कह सकते, बल्कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि घरेलू नौकर होते हैं। किसी व्यक्ति को आपने घर में नौकर रख लिया तो क्या आप उसको एजेंट कहोगे? नहीं, है ना। इसी तरीके से खान या सड़क पे जो काम करने वाले लोग वगैरह होते हैं उनको भी आप एजेंट नहीं कह सकते। तो बेसिकली इस केस में बस ये सिंपल वर्ड्स में कोर्ट ने बताया था कि आप हर व्यक्ति को एजेंट नहीं कह सकते। एजेंट वही होता है जो अपने मालिक का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, संविदात्मक संबंध किसी थर्ड पार्टी के साथ बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब इसी सेक्शन में हम समझेंगे मालिक के बारे में। मालिक कौन होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो वो व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि ए ने बी को अपॉइंट किया, तो ए ने जो बी को अपॉइंट किया, बी यहाँ पर एजेंट था,
तो ए हुआ प्रिंसिपल, क्योंकि उसने अपने किसी काम के लिए बी को जो है वो अपॉइंट किया था और उसी के लिए वो काम किया जा रहा है। बी जो थर्ड पार्टी सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ए का बना रहा है, उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वही कहलाएगा मालिक या प्रिंसिपल। अब हम समझेंगे असेंशियल्स ऑफ एजेंसी, यानी अभिकरण की संविदा के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेक्शन 183 धारा 183 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये कहती है कि अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है, यानी कि इस सेक्शन के हिसाब से ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति मालिक हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है, क्योंकि अभिकर्ता को नियुक्त करने की जो सक्षमता होती है वो किस व्यक्ति के पास होगी, यही इस सेक्शन में बताया गया है। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ चित्त है और बालिग है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब 18 साल की एज का, माइनर नहीं होना चाहिए ना, बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, मतलब कि वो जो है वो पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, माइंड से एकदम स्वस्थ चित्त होना चाहिए। तो वो व्यक्ति एजेंट को नियुक्त कर सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर मान लो पागल वगैरह है, माइंड से वो बात नहीं समझता सामने वाले की, या मान लो कोई बच्चा है, नाबालिग है, तो वो एजेंट को नियुक्त करने की योग्यता नहीं रखते। इस सेक्शन को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रिंसिपल होने के लिए उसमें ये दो क्वालिटी तो होनी चाहिए, एक तो वो मेजर होना चाहिए और दूसरा वो स्वस्थ चित्त का होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 184। ये हमें बताता है कि अभिकर्ता कौन हो सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति है जो एजेंट हो सकता है। अभी हमने समझा कि मालिक होने के लिए व्यक्ति बालिग और स्वस्थ चित्त होना चाहिए, तो क्या अभिकर्ता या एजेंट होने के लिए भी व्यक्ति का बालिग और स्वस्थ चित्त होना ज़रूरी है? नहीं। इस सेक्शन के हिसाब से ये बताया गया है कि जहाँ तक मालिक और तीसरी पार्टी के बीच का रिलेशन की बात आए, वहाँ कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक नाबालिग को एजेंट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इस सेक्शन के हिसाब से एक माइनर भी जो है एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक माइनर अपने खुद के लिए एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के द्वारा की गई जो नियुक्ति होगी, जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो वॉइड होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। तो आप चाहे तो अपने लिए एक माइनर को एजेंट के रूप में रख सकते हो, लेकिन एक अगर कोई व्यक्ति माइनर है, खुद ही माइनर है, मतलब प्रिंसिपल भी माइनर है और वो अपने लिए एक माइनर ही एजेंट रख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक माइनर किसी व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त करेगा तो वो तो शून्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो सेक्शन 183 ये कह रहा है कि मालिक जो है वो स्वस्थचित्त और बालिग होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए। तो दोनों सेक्शन को पढ़ने के बाद क्या समझ आया कि जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, वो तो कैसा होना चाहिए? मेजर भी होना चाहिए और स्वस्थ चित्त का भी होना चाहिए, यानी कि नाबालिग नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई एजेंट है तो वो नाबालिग भी हो सकता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है और दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कभी कभी दोनों को लेके कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सेक्शन 185 ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसके लिए कितना कंसीडरेशन चाहिए। क्या इसके लिए कंसीडरेशन या प्रतिफल ज़रूरी है? प्रतिफल वो चीज़ होती है जो आपको बदले में कुछ चीज़ के रिटर्न में कुछ मिलता है ना। मैंने कंसीडरेशन वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रतिफल का मतलब यही होता है कि जब आपको रिटर्न में कुछ मिले। तो यहाँ पर इसमें प्रतिफल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में? तो सेक्शन 185 इस बारे में हमें ये बताता है कि जो संविदा है, संविदा का जो प्रतिफल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, इसमें जो भी एजेंट होता है उसको जो सैलरी मिलती है, जो कमीशन मिलती है, जो भी उसको दिया जाता है, इसमें इसके लिए बस वही उसको आप कंसीडरेशन मान लो, बाकी इसके लिए कंसीडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ कंसीडरेशन मिले अगर आप एजेंट हो या ये हो। ठीक, तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल या कंसीडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी कि अभिकरण की उत्पत्ति। अब अभिकरण किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस तरीके से हो सकता है, तो इसके लिए कई सारे तरीके बताए गए हैं। इसमें पहला तरीका है स्पष्ट समझौते के द्वारा। जब हम किसी एजेंसी को क्रिएट करते हैं या तो मौखिक तरीके से या लिखित तरीके से, तो उसको बोलते हैं स्पष्ट समझौते के द्वारा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए है, उसने बी को अपना एजेंट नियुक्त किया है, तो यहाँ पे ए हुआ प्रिंसिपल और बी हुआ उसका एजेंट। यहाँ पर उन दोनों के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट या तो मौखिक तरीके से हुआ हो, मतलब ए ने बोलकर बी को कह दिया हो कि तुम मेरा एजेंट हो, या फिर उसने रिटन में कहा हो कि ये जो है मेरा एजेंट है, तो अगर दोनों के बीच में
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखकर या बोलकर हुआ है, मतलब मौखिक तरीके से या रिटन में हुआ है, तो वो होगा स्पष्ट समझौते के द्वारा अभिकरण। ठीक, अब इसी का सेकंड पॉइंट ये है, ये कह रहा है कि उपलक्षित समझौते के द्वारा अभिकरण। अब ये कैसा हुआ? अब देखो, कोई भी एजेंसी अगर आपने क्रिएट की है, जो ना तो मौखिक तरीके से की है ना ही लिखित तरीके से की है, मतलब ना तो आपने बोलकर कही है किसी से और ना ही आपने लिखकर इस बात को किया है, बल्कि आपके आचरण से, जो दो पार्टीज हैं जिसमें एक मालिक है और दूसरा एजेंट है, दोनों के आचरण से, दोनों के कंडक्ट से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक प्रिंसिपल है और दूसरा जो है वो एजेंट है, तो उसको भी माना जाएगा कि उपलक्षित समझौते से आपने एजेंसी को क्रिएट किया है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, ए जो है वो एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, मतलब उसने कहा नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन बी नाम का जो व्यक्ति है वो सी जो थर्ड पार्टी है, जो तीसरा पक्षकार है, उसके साथ ए के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, मतलब ए की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ए की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? बी ने किया। तो यहाँ पर भले ही ए और बी के बीच में लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर कोई समझौता ना हुआ हो अभिकरण या एजेंसी का, बट यहाँ पर ये माना जाएगा उन दोनों के कंडक्ट से कि ए जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल है और बी जो है वो यहाँ पर एजेंट है, क्योंकि ए के लिए बी ने एक ऐसा काम किया है जिससे कि सी के साथ उसके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, संविदात्मक संबंध हो सके। तो दोनों के आचरण से ही लग रहा है ना, ए जो है वो प्रिंसिपल है और बी जो है वो एजेंट है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? एक अभिकरण की संविदा या एक अभिकरण जो है वो क्रिएट हो गया। तो इसको बोलते हैं उपलक्षित समझौते के द्वारा। नेक्स्ट आता है आवश्यकता के द्वारा। आवश्यकता का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए आपके बीच में जो अभिकरण था वो क्रिएट हो गया, एजेंसी जो है वो क्रिएट हो गई। कैसे? इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, पहला है कानूनी आवश्यकता के द्वारा और दूसरा है आपातकालीन आवश्यकता, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे। कानूनी आवश्यकता जो आप कहोगे वो होगा बाय लॉ, यानी कि जब लॉ ने आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डाल दी, कोर्ट ने या कानून ने आपको बाध्य कर दिया कि आपको दूसरे के लिए ये एक्ट करना है, तो वो हो गया बाय लॉ, यानी कि आवश्यकता ऐसी हुई कि कानून में ज़रूरत थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई हस्बैंड है और हस्बैंड के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कानून के द्वारा कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा, है ना, बहुत सारे लॉज में है ऐसा, सीआरपीसी में भी है मेंटेनेंस के लिए, आपके हिंदू लॉ के अंदर भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो इस तरीके से लॉ ने, कानून ने हस्बैंड पे ये ऑब्लिगेशन डाला हुआ है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा, अगर वो नहीं देता है तो वाइफ क्या करेगी? उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी। तो इसको कहेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए जिस पर ऑब्लिगेशन डाली गई थी, जो पत्नी है वो पति की ज़रूरत की अभिकर्ता मानी जाएगी, मतलब वाइफ को मेंटेनेंस लेना है अपने हस्बैंड से, तो ये हो गया बाय लॉ। नेक्स्ट है आपातकालीन आवश्यकता द्वारा, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो खुद पार्टीज़ होती हैं उनके द्वारा मालिक और अभिकर्ता के बीच संबंध होने के बावजूद भी कानून जो है वो एजेंट को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में खुद को जितने भी उसको राइट मिले हुए हैं, जो मतलब किसके पास थे? एजेंट के पास, उसके जितने भी राइट थे उनकी सीमा का अतिक्रमण करने की अनुमति दे देता है। मतलब कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि एजेंट के पास जो जो राइट थे, अब इमरजेंसी ऐसी आ गई कि अब एजेंट को और भी काम करने पड़ गए, तो उससे क्या होगा? जो आपका क्रिएशन था एजेंसी का वो और बड़ा हो गया, है ना, उसका विस्तार हो गया। तो कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे भी आपकी एजेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अनुसमर्थन के द्वारा, यानी ये भी एक तरीका है कि अनुसमर्थन से आप कैसे एजेंसी को क्रिएट करोगे। तो अगर कोई कार्य, कोई एक्ट एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी नॉलेज या उसके प्राधिकार के बिना ही किया गया है, मतलब मान लो ए है, अब ए को पता भी नहीं है, ए की नॉलेज में भी नहीं है कि बी के ने जो है उसके लिए कोई एक्ट कर दिया या उसकी तरफ से कोई काम कर दिया, तो ना तो ए को नॉलेज है, ना ए ने बी को अपॉइंट कर रखा है, ए को कुछ नहीं पता, ना तो उसको नॉलेज है, ना उसने बी को अपॉइंट कर रखा कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है। और ये जो व्यक्ति है ये क्या करता है? इसकी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ए की तरफ से सी के साथ, क्योंकि सी जो है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब बाद में फ्यूचर में क्या होता है, ए को पता चलता है कि बी ने जो है मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सी के साथ, और ए भी उसको सहमति दे देता है। ए कहता है कि ठीक है, चलो तुमने मेरी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं इस बात की सहमति देता हूँ कि तुमने ठीक किया। तो ये जो क्या था? ये था अनुसमर्थन, यानी ए भले ही बी के साथ, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो कि तुम एज अ एजेंट मेरी तरफ से ये काम करो या मेरी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट करो, बट फिर भी ए ने फ्यूचर में उस चीज़ को अपना समर्थन दे दिया।
उसको अनुसमर्थन दे दिया। इसीलिए इन दोनों के बीच का जो संबंध था, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था ए और बी के बीच, ये हो गया आपका अभिकरण, है ना। मालिक प्रिंसिपल और एजेंट का हो गया ना अब यहाँ पे क्रिएशन, तो यहाँ पे एजेंसी का क्रिएशन समर्थन से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है विबंधन के द्वारा। अब विबंधन क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्टोपल। अब यहाँ पर होता क्या है, मान लो एक व्यक्ति है, मान लो ए है, उसने अपने शब्दों से या अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को ये विश्वास दिला दिया कि कोई व्यक्ति जो है उसका एजेंट है। मतलब ए ने कहा कि मैं मालिक हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, और जो बी नाम का व्यक्ति है ये मेरा एजेंट है। अब जो सी नाम का व्यक्ति था, जिसे ए ने विश्वास दिलाया था कि मैं मालिक हूँ और बी मेरा एजेंट है, अब सी ने उस बात पे विश्वास कर लिया और कोई एक्ट कर लिया। मतलब मान लो कोई पैसा वगैरह खर्च कर दिया ए के कहने पे कि चलो आप मालिक हो, मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ। अब जो ए है वो बाद में भविष्य में इस बात से मुकर नहीं सकता या इस बात से मना नहीं कर सकता कि मैंने जो आपसे कहा था ना वो झूठ था। इसको बोलते हैं विबंधन, एस्टोपल। यहाँ पे लॉ के द्वारा उस ए नाम के व्यक्ति को रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब आपने किसी सामने वाले को विश्वास दिलाया कि बी नाम का व्यक्ति मेरा एजेंट है और सी ने उस बात पे विश्वास करके कोई एक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इसको मुकरने से रोक दिया जाएगा और लॉ में इसको बोलते हैं विबंधन या आपका एस्टोपल। ठीक, तो यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जब इस तरीके की बात कहकर कोई व्यक्ति सामने वाले को विश्वास दिला देता है तो उसको रोक दिया जाएगा। अब इन दोनों के बीच में यही माना जाएगा कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है ए और बी के बीच का, जिस पर उसने सी को विश्वास दिलाया था, ये हो गया आपका एजेंसी। मतलब दोनों के बीच में जो है वो मालिक और एजेंट का रिलेशन है। तो ये हो गया, विबंधन के द्वारा भी कभी कभी जो है वो एजेंसी को क्रिएट किया जा सकता है। अब समझेंगे अभिकरण की समाप्ति यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अभी हमने समझा कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होगा, कैसे आप एक एजेंसी, एक अभिकरण को क्रिएट कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 201 यानी कि 201 है, ये हमें बता रहा है कि अभिकरण दो प्रकार से समाप्त होता है। मतलब जो आपने दो लोग हैं, उनके बीच में एक था उसमें मालिक और दूसरा बी था उसमें अभिकर्ता यानी कि एजेंट। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध था मालिक और अभिकर्ता का, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको आप कैसे खत्म करोगे, उस एजेंसी को, उस अभिकरण को। तो दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज यानी कि पक्षकारों के कार्य द्वारा, और बाय द एक्ट ऑफ लॉ यानी कि विधि के कार्य द्वारा। तो अगर पक्षकारों के कार्य के द्वारा हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला ये कि जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, उसके द्वारा अभिकर्ता के प्राधिकार के खंडन से, यानी कि जो सेक्शन 204 है वो हमें बता रहा है कि जो मालिक है वो अपने अभिकर्ता को सूचना देकर, उसको नोटिस देकर कि अब किसी भी समय जो है मैं तुम्हें मतलब हटा सकता हूँ या अब तुम मेरे एजेंट नहीं रहोगे। तो जैसे ही आपने सूचना दी एजेंट को उसके हटाने की या उसकी एजेंसी के, उसके अभिकरण के खंडन की, उसके प्राधिकार को ख़त्म करने की, तो वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के त्याग देने पर। मतलब कि मान लो ए मालिक है और बी अभिकर्ता एजेंट है। अब बी ने ही त्याग दिया अपने एजेंट की पोजीशन को। बी ये कह रहा है कि अब मैं एजेंट नहीं रहना चाहता, अब मैं इस अभिकरण के से बाहर निकलना चाहता हूँ जो हमारे बीच में था मालिक और अभिकर्ता वाला। तो जो एजेंट होता है अगर वो चाहता है तो वो अभिकरण को यानी कि एजेंसी को उसका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही छोड़ सकता है। मान लो दोनों के बीच में एजेंसी क्रिएट हुई 1 साल के लिए, अब 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, अब बीच छोड़ना चाहता है ना उस अभिकरण को, उस एजेंसी को, तो भी छोड़ सकता है। कैसे छोड़ेगा? अभिकर्ता जो है, जो एजेंट है, वो अपनी सूचना अपने मालिक को देगा। पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा मालिक को कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब मुझे इस एजेंसी में या इस अभिकरण में नहीं रहना है। तो यहाँ पर वो चाहे तो सूचना देकर उसको छुड़ाना भी पड़ेगा, वो चाहे तो छोड़ सकता है। ठीक, और अगर मान लो 1 साल के लिए एजेंसी थी और 1 साल का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही उसने छोड़ दिया अपने अभिकरण को, या उस एजेंसी से वो बाहर निकल गया कि अब मुझे अभिकर्ता नहीं बन के रहना है, तो अगर वो टाइम पीरियड से पहले छोड़ रहा है तो मालिक को जो नुकसान होगा उसके लिए उसको कंपनसेशन देना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, मालिक नोटिस दे सकता है एजेंट को तो उसको ख़त्म कर सकता है, किसको? अभिकरण को। और दूसरा तरीका, अगर कोई एजेंट है तो वो जो भी लिमिटेड टाइम पीरियड था उस एजेंसी के लिए, मान लो 1 साल था, 2 साल था, और वो टाइम पीरियड अभी पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही वो क्या कर सकता है एजेंट? मालिक को नोटिस देकर उसको छोड़ सकता है।
दूसरा है बाय द एक्ट ऑफ लॉ, विधि के द्वारा। तो यहाँ पे कई कारण होते हैं जब बाय द एक्ट ऑफ लॉ किसी एजेंसी को ख़त्म किया जाता है। इसमें पहला तरीका ये है कि जब किसी व्यापार के लिए, किसी ट्रेड या किसी बिजनेस के लिए आप कोई एजेंसी क्रिएट करते हो तो वो व्यापार जो है पूरा हो जाता है, मतलब जिसके लिए आपने काम किया वो काम ही पूरा हो गया। दूसरा तरीका कि मालिक और एजेंट में से किसी एक की डेथ हो जाए या फिर दोनों में से कोई एक पागल हो जाए, है ना, पागल वगैरह हो जाए, विकृत हो जाए, या फिर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए। तो फिर एजेंसी कैसे चलेगी? जो आपकी एजेंसी है उसके लिए अभिकरण के लिए दोनों लोग चाहिए होते हैं, प्रिंसिपल भी चाहिए और एजेंट भी चाहिए। अगर दोनों में से एक की डेथ हो गई या दोनों में से एक भी पागल हो गया तो फिर एजेंसी नहीं बन सकेगी। तीसरा तरीका है कि जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, उसको कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया हो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया घोषित कर दिया, वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ भी बैंक में ना बचा हो, पैसा वगैरह ना बचा हो। चौथा तरीका ये है कि जो अभिकरण का कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। मतलब मान लो 2 साल के लिए आपने एजेंसी को क्रिएट किया, अब 2 साल पूरे हो गए, क्योंकि 2 साल के लिए था एजेंसी, तो अब जब 2 साल पूरे हो गए तो एजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। तो कोई लिमिटेड टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो जाए तो भी एजेंसी आपकी समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है अभिकरण की विषय वस्तु नष्ट हो जाए, यानी कि विषय वस्तु का मतलब जिस चीज़ के लिए आपने एजेंसी को क्रिएट किया था अब वो चीज़ ही समाप्त हो गई, वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, है ना, वो बिल्कुल नष्ट हो गई, तो भी आपका जो एजेंसी है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अब तक कि आप एजेंसी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, अभिकर्ता कौन हो सकता है, मालिक कौन हो सकता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो है उप अभिकर्ता का, यानी कि सब एजेंट का। सब एजेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो ये दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 191 में, यानी कि धारा 191 में। ये हमें बताती है कि उप अभिकर्ता यानी कि सब एजेंट कौन होता है। तो उप अभिकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है इस सेक्शन के हिसाब से जो अभिकरण के कारोबार में जो मूल अभिकर्ता होता है उसके द्वारा नियोजित हो और उसके कंट्रोल के अधीन रहकर काम करता हो। समझेंगे कैसे? चलो, ए एक प्रिंसिपल है, उसका एजेंट है बी। अब बी ने क्या किया कि अपनी तरफ से भी एक एजेंट नियुक्त कर लिया। तो ए हुआ प्रिंसिपल, बी हुआ एजेंट और सी हुआ सब एजेंट। तो यहाँ पर जो बी है उसने एक और एजेंट को नियुक्त कर लिया है, तो ये हो गया सब एजेंट सी। और ये किसके कंट्रोल में रह के काम करेगा? बी के कंट्रोल में रहकर काम करेगा, क्योंकि इसी ने जो मूल अभिकर्ता था, जो ओरिजिनल एजेंट था, जिसे ए प्रिंसिपल ने, जो ए मालिक था, उसने नियुक्त किया था, उसकी तरफ से नियुक्त किया गया है। तो बी जो है वो अपने लिए सब एजेंट नियुक्त कर लेता है, तो ये जो सी है ये सी के कंट्रोल में होगा और बी के द्वारा ही नियुक्त और नियोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर सब एजेंट के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको लास्ट में बता दिया। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है उसमें सबसे ज़रूरी बात यही हमने समझी कि मालिक जो है वो कौन हो सकता है और जो एजेंट है वो कौन हो सकता है। ठीक, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें ध्यान रखने थे, और आशा करती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा ये समझ आ गया होगा। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।